अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, क्या शानदार खूबसूरत वीक रहा, अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलती रही एंड आई होप सो कि जब हम वीकेंड के जाने बढ़ रहे हैं तो ये वीकेंड भी बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आएगा पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली कल का जो मैच था वो देखने के बाद मुझे एक मूवी, बहुत ही मशहूर फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग याद आया और वो सिर्फ मुझे याद नहीं आया बल्कि तमाम क्रिकेट लवर्स को याद आया और बहुत फनी मीम्स भी उस पर बनी। पूछा गया जी मूवी में कितने आदमी थे? सरदार, सिर्फ 2 ही आदमी थे और 2 आदमियों ने कैसे 11 लोगों की टीम को तिगनी का नाच नचाया, ये तो फिर हम तमाम लोगों ने देखा। मतलब अनबिलीवेबल मैच। इस तरह से भारत को शिकस्त होगी ये सोचा नहीं था। मैं एक तो पहले प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन कल हमने देखा कि जो इंग्लिस्तानी बल्लेबाज थे उन्होंने किस तरह से भारतीय सुरमाओं का भरकस निकाल दिया और मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वही कोहली की टीम है, इंडियन टीम है जो कि माजी में अच्छा भी परफॉर्म करते रहे ऑब्वियसली। लेकिन बॉलिंग की अगर बात की जाए कल इंडियन प्लेयर्स की तो ऑब्वियसली भारतीय मीडिया भी इतना तनकीद कर रहे हैं और वो कहा जाता है ना कि गरूर का सर भी नीचा होता है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल से और फाइनल की दौड़ से बाहर निकालने के बारे में सोचा जा रहा था और फिर जो पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था इंडिया के साथ, उसमें जो कंट्रोवर्शियल आउट और वो जो एम्पायर वाला पूरा मामला था उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो बहरहाल अच्छी खबर ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इज इन फाइनल और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का टाकरा होगा। संडे को ये मैच होगा, MCG मेलबर्न ग्राउंड में होगा। 30 साल के बाद वही टर्म्स एंड कंडीशंस, तो क्या नतीजा भी वही आएगा ये देखिए। बहरहाल बेस्ट विशेस कहेंगे शाहीन को और जब नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी तो उम्मीद करेंगे कि ट्रॉफी जो है वो शाहीन लेकर पाकिस्तान पहुंचे। हाँ, मौसम मुतासर कर सकता है ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है। सो लेट्स सी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें शुरू, नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी। एक बार फिर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद फतह करने निकल पड़ी। भारत को इबरतनाक शिकस्त, पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड फाइनल कंफर्म। फेवरेट कौन? अरशद शरीफ कत्ल केस में नए हैरान कुन इंकशाफात, आज बताएंगे आपको नियो पाकिस्तान में। मौसम सरमा की आमद और फैशन के बदलते रंग भी होंगे नियो पाकिस्तान में और इसके साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से कुछ खबरें शामिल करेंगे, दीगर कुछ वायरल स्टोरीज भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे ऑब्वियसली, डोंट वरी, क्रिकेट पर तबसरा तज्जिया तो होगा ही, प्रेडिक्शंस भी होंगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस के हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी अभी नज़र हमें आ रही है और आर्मी चीफ की हम तैनाती की बात करते हैं जिनकी तैनाती वज़ीर आज़म का आईनी हक है, उनको आईनी इख्तियार है। अगर इमरान खान साहब वजीर आजम होते तो यकीनन ये काम उन्होंने ही इस वक्त करना था। अच्छा, रिवायत क्या है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। GHQ 4 से 5 सीनियर अफसरान जो होते हैं, सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनकी फहरिस्त को वजारत दिफा को उनकी फाइल भेजी जाती है, उनकी जो जाती फाइल होती है, उनकी जो फहरिस्त होती है, वजारत दिफा इस फाइल को वजीर आजम के पास भेजता है और वजीर आजम जो है फिर इसके बाद हमें पता है कि फिर पूरा प्रोसेस होता है। उस अफसर को सोहदे के लिए जिसको मौजूद तस्वर किया जाता है उसकी तैनाती होती है, उसे मुंतखब किया जाता है। तो आइंदा चंद रोज भी पाकिस्तान के लिए निहायती अहमियत के हामिल होंगे। पाकिस्तान की एटमी ताकत की हामिल फौज के सरबराह की तैनाती का अमल ऑब्वियसली मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी हैपनिंग है उस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ दौरा लंदन पर थे, आपको पता है कि वो पहुंचे, वहां पर अहम मुलाकात हुई। तो अब जो इतलात सामने आ रही हैं अब वो ये है कि कायद मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ को हुकूमत ने सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया है।
अच्छा, वी ऑल नो कि तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इस पासपोर्ट को मनसूख कर दिया गया था। तो इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनकी वतन वापसी होगी, और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ इस मामले पर काफ़ी शोर भी मचाएगी। नवाज शरीफ के वतन वापस आना भी उनका इतना आसान नहीं होगा। उनके वतन वापस पहुंचने के बाद भी उनको बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी इश्क के इम्तिहान है बाकी। एक और अहम हैपनिंग जो कि इस वक्त चल रही है पूरे मुल्क में, और वो लॉन्ग मार्च। ऑब्वियसली एक थोड़ी सी ब्रेक आई, एक सानिहा वजीराबाद हुआ, उसके बाद लॉन्ग मार्च हमने देखा कि रुका, ब्रेक आई, और अब फिर से लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है। कहा यह जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी ने जो लास्ट टाइम शेयर किया कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। खान साहब डायरेक्टली वहां से खिताब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, सारा सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो बहरहाल इस हवाले से भी हम बातें करेंगे। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, क्या सूरत हाल है बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट दौरा जो कि होने जा रहा है इसी महीने, MBS सऊदी वली अहद जो है पाकिस्तान के हवाले से सरमायाकारी का बड़ा पैकेज लेकर पहुंच रहे हैं। ये पाकिस्तान को कितना फायदेमंद, पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल सबसे पहले हम अपने तारुफ कराते हैं जो हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियोज। जनाब जुबैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब, हमारे साथ इन्होंने स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ISPR ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अब अलविदाई दौरों का ऐलान कर दिया है, और खान साहब की भी कल की हम स्पीच देख रहे थे, कल फिर से वो ज़रा थोड़े से सख्त मिजाज में हमें थोड़ा सा दिखाई दिए। तो क्या कहेंगे, जो पूरी एक हैपनिंग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है इसकी वजह से जो माशी बदहाली आ रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बदएतमादी है इस मुल्क में, जब तक ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। और स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही तरह से हो सकती है, स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से हो सकती है। जब एक सॉलिड मैंडेट, अगले 5 साल का एक मैंडेट आएगा, तो स्टेबिलिटी सिर्फ उससे आ सकती है। और मेरा सवाल यह है कि अगर 174 लोटों का इलेक्शन हो सकता है असेंबली के एक दफा फिर से, कि 174 लोटों ने एक नया वजीर आजम चुना, तो आप 22 करोड़ अवाम का एक इलेक्शन कराएं ताकि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट आए, वो जिसकी भी आए। तो आप नहीं समझते कि आपकी बात, आपका ये राय है, आपकी ये सोच है कि स्टेबिलिटी इससे आएगी, और वो आप शेयर भी कर रहे हैं, वेरी वैलिड। लेकिन जो इस वक्त एक सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, लोग भी उसमें थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च, आपको लगता है कि ये चीज़ें मुतासर नहीं करेंगी? फिर मैं आगे सऊदी अरब का जो वली अहद है उनके दौरे के हवाले से भी बात करूंगी, चाइना के हवाले से भी बात करूंगी। तो क्या ये अनस्टेबिलिटी नहीं इस वक्त मुल्क में लेकर आ रहे, सिर्फ इलेक्शन की, इंतखाबात की तारीख ही स्टेबिलिटी लेकर आएगी? देखें, ये इंस्टेबिलिटी सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि ओवरऑल वैसे तो इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट उससे पूछें तो वो यहाँ पे रेमिटेंस आना कम हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गई, हर किस्म की बदएतमादी है। अब आप ये वाली जो इंस्टेबिलिटी, ये तो एक बड़ा सॉलिड मुतालबा है जिसको बड़े अरसे से हर लिहाज से, देखें आपको डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, आपको पता चलता है कि यार अभी आपने जितने ज़िमनी इलेक्शन कराए, आपको इमरान खान 8 इलेक्शन में खड़े हुए, उसमें से 7 जीत गए, यानी कि मुखालिफ घर घर जाके वोट मांग रहा है लेकिन इमरान खान घर बैठे हुए। सो एक पूरी बात, ठीक, दैट मीन्स कि आपका नजरिया जीत गया। प्रैक्टिकली आपने वहां एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के वोट नहीं, आपका जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली पीपल आर बाइंग दैट, पीपल आर विद दैट, उस नजरिए के साथ हैं। इससे बड़ी दलील क्या होगी? हम जितनी मर्जी बातें करें, वो जो भी मूवमेंट चला रहा है, पीपल आर विद हिम। तो उसको समझने की जरूरत है इस मुल्क में। ये जो अपनी अब मुझे एक बात बताएं, क्या मसला है किसी को? इंस्टेबिलिटी, इमरान खान पे जो हमला हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम थी? हम क्या लॉन्ग मार्च जा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम? जिस शहर से गुजर रहा है उस शहर के लिए थोड़ा सा रश क्रिएट होगा ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। आपको क्या प्रॉब्लम है लॉन्ग मार्च से? फिर हमने आपके लिए क्या क्रिएट किया? आपने तो खुद कंटेनर, कई 100 सैकड़ों कंटेनर लाके इस्लामाबाद ब्लॉक किया, हमने तो कुछ नहीं किया। हमारे दौर में लॉन्ग मार्च आई, हमने वेलकम किया। तीनों पार्टियों, ये मौलाना साहब लेके आए लॉन्ग मार्च, पीपल पार्टी लेके आई, नून लीग लेके आई लॉन्ग मार्च। हमने क्या किसी को रोका? किसी पे पथराव किया? क्या किया? अब जब आप देखें, इस मुल्क में बहुत से लीडरों की जान ली गई है, और वो कब ली जाती है? जब इनके मकासद उसको, ये जब डराने में, उसको तोड़ने में, उसको झुकाने में नाकाम हो जाते हैं। फिर और सोचें
कि जिसने प्लॉट किया था, जिसने प्लान किया था, वो पाकिस्तान में कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी चाहता था, या वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी चाहता था, या अपने 1.5 सेर गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहता था। अच्छा, खान साहब के भी हम जितनी तकरीर सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जुबैर साहब, खान साहब क्या कोई मुआशी प्लान दे रहे हैं, या अगर सॉरी मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको लगता है कि सिर्फ सियासी गुफ्तगू हो रही है, सियासी बात हो रही है, मुल्क के लिए किस तरह से बेहतरी आएगी, या अगर हम सिर्फ इस लॉन्ग मार्च की बात करें, या तो इदारों पर तनकीद हो रही है, या नवाज शरीफ की बात हो रही है, या राना सनाउल्लाह की बात हो रही है, अवाम के लिए क्या होगा? चले हम मान लेते हैं कि इंतखाबात हो जाते हैं, तारीख मिल जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है, तो आम आदमी को इससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो एतमाद बहाल होगा, मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कौन सी माशी पॉलिसी, माशी पॉलिसी कौन सी देनी नहीं है। ऑलरेडी 6% वाहिद गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में 2 कंसेक्टिव ईयर 6% की जीडीपी ग्रोथ रेट था। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, आपका ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, आपका जो एग्रीकल्चर, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हुआ, जितने ज़्यादा उनमें तरक्की आई, आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। आप कोई नाम लें, अब मिडिल क्लास, जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो महंगाई से पिस रहा था, वो तो इन्होंने डबल पीस दिया। एक जो एलिगेशन पे हम पे लगता था कि अर्बन मिडिल क्लास जो था वो महंगाई से बहुत तकलीफ में था, जिसको काफी हद तक जैसे होता है कि वो सहूलत देने के लिए हेल्थ कार्ड और ये चीजें जो सब्सिडाइज कर रही थी गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट ने तो उल्टा पीस दिया ना। अच्छा, ये गवर्नमेंट उस वक्त भी तनकीद कर रही थी कि कोई माशी प्लान नहीं है और मुल्क की जो मैशत है वो बहरान का शिकार है। दैट मींस के वो साबित हो गया ना कि दैट वाज अ फेक तनकीद। ये तो अच्छा, अगर वो करे ऑपोजिशन में रह के तो वो तनकीद होगी। प्रूव हो गया है। अगर आप कहते हैं कि 150 का पेट्रोल महंगा है और आप नारे लगाते थे कि 70 का होना चाहिए और पता नहीं कितना होना चाहिए, और मरियम नवाज साहबा कहती थी 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है तो मियां साहब के दिल में दर्द होता है, तो मियां साहब ने तो 100 रुपया बढ़ा दिया, पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मियां साहब तो उस तरह पिकनिक करते फिर रहे हैं, नथिंग हैपेंड। ये अपनी मौत आप मरे हैं, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म बातें करके कि इमरान खान ने वो गलत कर दिया, आए तबीयत साफ हो गई। पेट्रोल का रेट और ये सारी चीजें, अभी आज पेट्रोल लेवी कितनी है? 50 रुपए लेवी है। हमारे दौर में लेवी इसको अभी इसको नील कर दें 170 मुल्क की एक स्टेबिलिटी की बात है, जो मुआशी बहरान का एक मुल्क शिकार है, और हम देख रहे हैं कि इसका जो सारा जो पिस रहा है इसमें वो एक आम आदमी पिसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 12 लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ सानिहा वजीराबाद, कोई छोटा इंसिडेंट, कोई छोटा हादसा नहीं था। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खान साहब जैसा लीडर जिनकी पॉपुलैरिटी और सपोर्टर्स उनके लिए निकले हैं, और इस तरह का इंसिडेंट होना, सिक्योरिटी कोलैप्स क्यों हुआ, क्या रीजन थे, और खुदा ना खास्ता लॉन्ग मार्च में दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट या हादसा तो नहीं होगा? कैसे मेक श्योर करेंगे? मेक श्योर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल मूवमेंट आप एक्सपोज्ड कोई भी मूवमेंट करेंगे तो एक सिक्योरिटी का एक ब्रीच तो आप नेचुरली कर रहे होते हैं। जब आप पब्लिक में, जनरल पब्लिक में जाके आप पब्लिक के बीच में रहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, ये तो एक हकीकत है। बट ऑन द अदर साइड नेग्लिजेंस भी थी। किसकी नेग्लिजेंस थी? डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नेग्लिजेंस थी, डीपीओ की नेग्लिजेंस थी। उसको एक दिन पहले हमें कुछ थ्रेट्स थे, जो नून लीग के वो जो बागड़ी शागड़ी जिनकी वो वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये खबर आई कि शायद कुछ शरारत हो सकती है, हमें पत्थराव या इस तरह करके हमें ये था कि शायद हवाई फायरिंग की कुछ शरारत करें हमारा क्राउड डिस्पर्स करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डीपीओ को आगाह किया था एक दिन पहले, और उसने हमसे कमिट किया था कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी, ये होगा वो होगा। बट उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और खान साहब की जितना भी हम लाहौर से निकले गुजरांवाला क्रॉस करने तक, पुलिस की सिक्योरिटी खान साहब की गाड़ी के आगे और साइड पे रहती थी उसके कंटेनर के। बट ये वाहिद जगह थी वजीराबाद, इसमें हम चलते गए, डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद जो बन गया, और पुलिस पता नहीं कहाँ थी, कौन से कितने किलोमीटर दूर थी। अच्छा, एक बड़ा अफसोसनाक और इंसिडेंट हुआ, सदफ नईम, आपको पता है, न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर, सहाफ़ी, उनकी भी इसमें शहादत हुई। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी के हवाले से एक प्रॉपर प्लान जुबैर साहब पहले पूरा होना चाहिए था, कोई ह्यूमन चेन रखी जाती ताकि इस तरह के हादसा को अवॉइड किया जाता? नहीं, देखें, इतने बड़े पैमाने पे जब हो रहा होता है, सदफ नईम बहुत ही ज़्यादा मेहनती रिपोर्टर थी, और हम सारे उसको बड़ी कदर करते थे, क्योंकि वो जितनी जैसे कहते हैं कि पैशन से लगी रहती थी। और फिर फाइनली उनको खान साहब की 2 दफ़ा इंटरव्यू करने का मौका मिला इसी लॉन्ग मार्च में। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उनकी शहादत हुई। तो वो एक्साइटमेंट उनकी बढ़ रही थी और उनकी उम्मीद बढ़ रही थी कि शायद हर रोज एक शॉट मिलेगा, और वो जाते गए।
तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, और वो मैं उसको प्योरली एक हादसे का नाम दूंगा। और वो क्योंकि बाकायदा वो एक हादसा है और कोई सिक्योरिटी लैब्स में उसको नहीं कहता, पाँव फिसला या वो कोई उनको टक्कर लगी या जो भी हुआ, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और कोई ऐसी स्पीड भी नहीं होती कंटेनर की को आप कहें कि किसी को रोंद के निकल गया। बहुत बदकिस्मती थी और वाकई वो बहुत प्योरली एक जिसे कहते हैं ना कि एक अनलकी सिचुएशन थी, और अल्लाह ताला उनकी जो है ना मौत को शहादत का दर्जा दे। और मैं ज़ाती तौर पर बड़ा रंजीदा था क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। ठीक है जुबैर नियाज़ साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है। एक और हादसा हुआ, जैसा कि हमने सदफ का अभी जिक्र किया, तो जब लॉन्ग मार्च चला तो एक और हादसा हुआ और उसमें हसन बलोच साहब जाँ बहक हुए और ट्रक से गिरे और उसके बाद वो नहीं बच सके। उनकी साहबजादी मरियम साहिबा हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। मरियम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जो आपका जो लॉस है वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता और वो बहुत बड़ा लॉस है। क्या कहेंगी आप इस वक्त, अपने जज्बात थोड़े से हमारे साथ शेयर करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कि नाहा साहब से माशाल्लाह मिलने जा रहे थे, अच्छे भले थे, रास्ता खेल रहे थे। मेरी वालदा बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैं इधर घर पे थी लोहारी, तो ना हेलो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल मरियम, आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। जी, तो मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार थी, तो वो कहते बेटा मैं ना आपकी अम्मी को भेज रहा हूँ, आपकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा चले ठीक है पापा भेजे, आप ठीक है? कहते हाँ बेटा आज लॉन्ग मार्च है तो मैं ना जा रहा हूँ। मैं कहा किधर? कहते मैं इमरान साहब से मिलने जा रहा हूँ, मेरा उनसे बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता तो मुझे आज मिल गया है, तो आज मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं कहा आप जाए, हैर से जाए, आपको पता है कि 100 खुदारा हाथ से हो जाते हैं और कौन है हमें देखने वाला आपके सिवा? हम अकेली अकेली माँ बेटी हैं दुनिया में, ठीक है, आपका ही देखो हमें सहारा है। मुझे कहते चल मेरा बेटा तुम घबराओ ना, मुझे सिर्फ दुआ दो। मैंने कहा चले ठीक है आप जाए फिर खैर से। तो मुझे 12 बजे तक कॉल की है, मामा आ गई है? मैंने कहा जी पापा जी मामा आ गई है। फिर मैं यहाँ से 2 बजे निकली हूँ, बहुत रश था रास्ते में, दाता साहब की साइड से गुलबर्ग को जाना था। जब मैं यहाँ से 4 बजे गुलबर्ग में पहुंची हूँ ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरी बहन कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे वालिद साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कैसे इत्ला मिली मरियम? आपको टीवी से, मीडिया से खबर मिली? नहीं, मुझे टीवी से मीडिया से नहीं खबर मिली। जो उधर के उनके जो गार्ड वगैरह थे ना मेरे पापा के, अच्छा, जितने भी नीचे लड़के, उन्होंने बताया कि आपके वालिद साहब का बहुत शदीद बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, मेरे पापा का सारा फेस फटा हुआ था, मेरे पापा के आगे से होंठ फटे हुए थे, सर फटा हुआ था और इतना खून निकल रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और वो मस्जिद से गिरे थे दरख्त लगने से, और जब वो गिरे, आप वीडियो वायरल हुई होगी, आपने देखा होगा कि लोग तमाशा देख रहे थे मेरे वालिद साहब का। ठीक है मरियम, हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग यकीनन आपको सुन रहे होंगे, तो वो पैगाम भी मैं आपसे लूंगी। जुबैर नियाज़ साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जुबैर साहब, उनका जो एक गिला है वो यही कह रही है कि उनके वालिद ही एक उनके माँ बेटी का उनका एक वो थे, सारा सरमाया थे जिंदगी का वो थे। बाकी लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस लॉन्ग मार्च में, जो मुतासिर हुए, उनको कंपनसेशन मिली है, लेकिन इनको अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके लिए भी कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपसे इनका कांटेक्ट लूंगा और मुझे आपसे पता लगा कि इनको अभी तक कोई कंपनसेशन या कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो मैं फौरी तौर पे उसको सीएम साहब तक पहुंचाऊंगा। मैं नियो के तवसत से आई वुड लाइक टू, आप मुझे दीजिएगा, मैं इनका कांटेक्ट नंबर शेयर करूंगा फौरी तौर पे। ठीक है मरियम, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगी? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आपकी जान बहुत कीमती है आपके घर वालों के लिए, तो अपने आप को आप सेफ रखें, घर में रहें। हाँ जाएं, जिन लीडरों को आप पसंद करते हैं आप जाएं, मिलें उनसे, पर अपने घर वालों से बढ़ के सबसे बड़ा लीडर कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आपका दुख यकीनी तौर पर बहुत
बड़ा है और इसका कोई नेमुल बदल ऑब्वियसली वालिदैन का कोई भी नहीं होता। आपका बहुत बड़ा लॉस है, जो भी बहुत बड़ा खला है, जो कभी भी नहीं पूरा हो सकता, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ज़ुबैर साहब, कितने हादसे इस तरह से, और बड़ा दिल उदास भी होता है, दुख भी होता है जब हम इस तरह के हादसा, इस तरह के वाकयात देखते हैं। तो ये मार्च, इसका नतीजा हमें क्या मिलेगा एंड क्या तवक्को क्या करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या नतीजा खेज होगा ये मार्च? देखिए, मार्च को तो एक साइड पे रख देना। अब रोज मिसाल के तौर पे रोज हादसात होते हैं जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं, जिंदगी रुक नहीं जाती। मार्च या इलेक्शन या कोई भी चीज है ना, ये चलना है या हर चीज होनी है। जैसे यहाँ पे कॉन्सर्ट्स पे लोग मरे हुए हैं, यहाँ पे स्कूलों के इवेंट्स पे लोग मरे हुए हैं। अल्लाह ताला बख्शे सबको, हज पे लोग की डेथ हो सकती है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप इसको यूं करके इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि शायद कोई अल्लाह माफ करे ये उसको वो किसी को रोनता हुआ जा रहा है या कोई इस तरह एक इंप्रेशन ऐसा दें, क्योंकि एक दूसरी तरफ होता है कत्ल, बाकायदा इरादे से कत्ल करना या कोई। असल जो चीज है ना, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सोचने की कि आप इस मुल्क में मरवाना शुरू कर दें लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो आपकी मर्जी के नजरिए पे नहीं चल रहे। जैसे नजरिया पाकिस्तान था, ज़ुबैर साहब, ये बात खान साहब पर कहीं फिट आपको होती हुई दिखाई नहीं देती। उन्होंने जो भी रीसेंट इंटरव्यूज भी दिए अपने CNN को और बाकी चैनल्स पर, उन्होंने भी यही बात की कि जो खान साहब ने इदारों के बारे में गुफ्तगू की फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स किसी ने नहीं की। इदारों मतलब कि खान साहब ने अभी भी, कल मैं उनका स्पीच उनकी सुन रही थी, उन्होंने बोला कि मैं मजीद 2 नाम लूंगा। आई नो किस तरह से इदारे चलते हैं। मैं अगर एज अ ज़ुबैर खान न्याजी अगर सपोज किसी के साथ बुरा प्लान करता है, किसी को मरवाने का प्लान करता है, एक मिनट नेगेटिव प्लान करता है, तो मेरी बात अगर कोई करेगा दैट्स नॉट अबाउट न्याजी क्लैन और दैट्स नॉट अबाउट माय एंटायर फैमिली और एंटायर एवरीथिंग। अगर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि वो ये कर रहा है, उसको तहकीक कराएं। आप ऐसा करें ना, इदारा उसकी तहकीक कराए और कहे कि हम इसकी तहकीक कराते हैं। आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली है? बुलाए इमरान खान अगर इल्जाम लगा रहा है फौरी इसकी FIR दर्ज करें जी, वी विल इन्वेस्टिगेट। आप FIR नहीं दर्ज करके और सबूत दे रहे हैं कि माशाल्लाह जी कहीं इन्वेस्टिगेट ना हो जाए। ये क्या बात हुई यार? क्योंकि कोई बंदा बिलोंग करता है, आप उसको टोटली जस्टिफाई कर रहे हैं। एक मिनट, मस्जिद का मौलवी है, वो इलाके में बच्चे मारना शुरू कर दे खुदा ना खास्ता, तो क्योंकि वो मस्जिद का मौलवी है इसलिए मैं उसको कुछ ना कहूं। हम मस्जिद के मौलवी की बात नहीं करते, हम यहाँ पे खान साहब की बात करते हैं। ज़ुबैर नियाज़ साहब उसको टोटली जस्टिफाई कर रहे हैं और ठीक है, उनका राय है, उनकी सोच है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल ऑब्वियसली हमें सुनाई भी सरदे की जानिब जा रहा है। बिल्कुल आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आपके लीडर है, आपके खान साहब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अच्छे से डिफेंड करती है। लेकिन हमें प्रोग्राम में बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, दीगर हम खबरें और तज्ज़िये भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बात कुछ करेंगे क्रिकेट की और क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के की, यानी कि फाइनल इवेंट की। तो जनाब फिनाले होने वाला है कमिंग संडे, इतवार को होगा। इंग्लैंड ऑब्वियसली और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। कल के मैच के हवाले से भी तबसरा करेंगे। आज पाकिस्तान की जो टीम है वो मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन कर रही है और बारिश के इम्कान है। 95% चांसेस है कि बारिश होगी। तो बारिश इस होने वाले मैच को, फाइनल को किस तरह से मुतासर करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद है इरफान जहीर, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और इसके साथ साथ मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन करे हैं न्यू न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जाहिद गफ्फार होंगे। सबसे पहले इरफान, चलिए कमिंग स्टार्ट आपसे करते हैं। कल का मैच, एक तो सबसे पहले हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा बड़े इवेंट में। ठीक है, इंडिया हार गया, लेकिन ऐसे हारेगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ क्या कल के मैच में? देखिए, ख्वाहिश तो बिल्कुल आप कह सकते हो 90% पाकिस्तानी यही चाह रहे थे कि हमारा उनके साथ फाइनल हो और एक संडे को बड़ा मैच देखने को मिलेगा। और जो एक राइवलरी है, शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप भी इसी मैच की होती है, फीफा से भी ज़्यादा। तो वो उस लिहाज से तो सबकी ख्वाहिश यही थी। बट मैंने जितने भी टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, मैंने सब में कहा कि इंग्लैंड जाएगा फाइनल में। वो इसी वजह से कि अगर आप दोनों की
एडिलेड की पिच को देखें, कंडीशन को देखें और दोनों टीम्स का कॉम्बिनेशन देखें, तो मैंने एक ही बात की कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत वीक है। अगर बॉल सीम और स्विंग कर रहा है तो इनके बॉलर थोड़ा सा ट्रबल में डालते हैं, चाहे भुवनेश्वर कुमार की बात करें, प्रदीप की बात करें या शामी भी। बट अगर बॉल सीम और स्विंग नहीं कर रहा, वेदर क्लियर है, तो इनका जो पेस है वो 130 से भी बिलो है, शामी का थोड़ा सा 135 तक है, तो वो एक एवरेज बॉलर कहलाएंगे, मीडियोकर बॉलर जिसे कहना चाहिए। हमारे क्लब लेवल में भी इससे ज्यादा तेज बॉल करते हैं। टारगेट आपको ठीक लगा, मजीद बढ़ सकता था स्कोर या अच्छा एवरेज उन्होंने दिया? देखिए, इंग्लैंड प्लानिंग फॉर दैट थिंग कि इनको 170 से बिलो रखना है, इनको रखना है। उनके माइंड में भी यही था। देखिए उनकी कितना वो क्लियर थे अपनी प्लान के अंदर, उनको मालूम था टॉस जीते, हालांकि सब तजिया निगार यही कह रहे थे कि पहले बैटिंग की जाएगी। आप होता क्या क्रिकेट में कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको बाद में यूटिलाइज करते हो। इंग्लैंड की भी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, भारत की भी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के अपनी स्ट्रेंथ को किया और दे वांट कि इंग्लैंड के जो इंडिया के बॉलर हैं उनको एक्सपोज किया जाए। बैटिंग विकेट है तो टोटल कंप्लेसेंट है, बॉल कोई मूव नहीं करी, तो उन्होंने देखा कि अब अच्छा, इंडिया का भी एक प्रॉब्लम था कि मुझे सूर्य कुमार यादव के अलावा या हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नजर नहीं आ रहा था। केएल राहुल में की बात कर लें तो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा तो मुझे टोटल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए और आज से नहीं नजर आ रहे, एशिया कप से नजर आ रहे इसी तरह। और रोहित शर्मा ने तो सारा जो मलबा है वो वैसे भी उन्होंने बॉलर्स पर उन्होंने डाल दी है कि भाई ये तो इनकी वजह से हुआ। और हेल्स और बटलर ठीक है, मतलब कल मैं अभी ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, इरफान से मैं यही बात कही थी कि मेलबर्न का पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच मुझे याद आ गया जब मैं देख रही थी, घर बैठ के कुड़ रहे थे हम कि ये जो बॉल है ये उधर क्यों नहीं जा रहा है, कोई 6 रन 4 रन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो तो दूर की बात, मतलब हाफ स्टेडियम भी नहीं क्रॉस कर रहा था। और कल के मैच में हमने देखा कि वो ये 4 रन, ये 6 रन और शानदार इनिंग्स थी और रिकॉर्ड टाइम किया इन्होंने। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया खास तौर पे या थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड भी कह सकते हैं, ये बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और इंग्लैंड वालों ने कल लाठी चार्ज किया, उन्होंने हिटिंग जिस तरह की दैट इज कॉल्ड लाठी चार्ज, उन्होंने जिस तरह का मारा। और आप अगर उनकी सिक्सर की जो आप बाउंड्री की डायमेंशन देखें तो 75, 80, 85 मीटर्स की भी थी, वो भी इजीली क्रॉस की उन्होंने। और ये उनकी पावर हिटिंग का वो एग्जांपल थी कि कितनी खूबसूरत पावर हिटिंग उन्होंने की। अब देखें दो चीज़ें हैं इसमें, भारत की हम पहले बैटिंग की बात कर रहे थे तो सिर्फ कोहली भी मुझे लगता है कि रन्स तो कर रहे थे, बट वो एक फ्लो होता है ना जो आपका नज़र आता है 170, 100, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ, वो नहीं था। सिर्फ सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो वो एक फॉर्म में था, जब वो भी निकाल जल्दी आउट कर लिया तो फिर टोटल चलिए हम इरफान इसी हवाले से बात करेंगे जो हमारा ओपनिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन है और जो कल हमने इंग्लैंड का भी ओपनिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन देखा हेल्स एंड बटलर का, तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी की क्या तैयारी है और उनका जादू कितना चलेगा मेलबर्न ग्राउंड में, एमसीजी में, ये तो मैं आपसे जानूंगी ही, लेकिन वेदर प्रेडिक्शंस क्या है ये हम जानते हैं जाहिद से। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जाहिद। यहाँ पर तो गुड मॉर्निंग है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वक्त जो है वो बहुत आगे चल रहा है, तो क्या जनाब प्रेडिक्शंस है मेलबर्न की संडे के लिए, फाइनल वर्ल्ड कप के लिए? वालेकुम सलाम नबिया, 90% जो है बारिश के इम्कानात हैं और इस वक्त भी जो है वो छाए हुए हैं। आज पाकिस्तान के जो बैट्समैन है इन्होंने इंडोर प्रैक्टिस की है और मोहम्मद यूसुफ ने उनको इंडोर प्रैक्टिस कराई है, जबकि बॉलर्स जब टीम यहाँ पर आई थी तो क्लाउडी वेदर था, बादल छाए हुए थे और लग रहा था कि बारिश होगी और टीम पहुंची है। उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई, उसको देखते हुए जो है कोचेस थे उन्होंने बेहतर समझा कि इनको इंडोर प्रैक्टिस कराई जाए, तो प्रैक्टिस हुई है। और साथ ही साथ एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा पहुंच गए और उन्होंने मुलाकात की खिलाड़ियों से, उनका हौसला बढ़ाया है और इंकरेज किया उनको कि, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी शुरू की उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो बात की साउथ अफ्रीका वाली मैच के बाद की उन्होंने उनसे गुफ्तगू को उनकी हौसले बढ़ाया, उनका आपने इसी तरह खेलना है। ये आया कि आप शिकस्त को आपने ठीक। जाहिद आप हमारे साथ ही रहिएगा, इरफान भी हमारे साथ है इन स्टूडियोज और जाहिद आपसे भी दोबारा हम कनेक्ट करें। हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं इन प्रोग्राम, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। तारीख
तारीख वही, टीम्स भी वही, तो क्या जनाब तारीख दोहराई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान इन स्टूडियोज और मेलबर्न से हमारे साथ हैं जाहिर गफ्फार। उससे हम वेदर के हवाले से भी जानेंगे। मेरा वही सवाल कि ट्रॉफी आ रही है घर? हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत दुआएं और उम्मीदें हैं। उसकी रीज़न देखिए, मैं क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में इस तरह बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम को ना पीक मिली है। क्रिकेट के अंदर नबिया ये कहा जाता है कि आपका मोमेंटम जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह पहले 2 मैचेस में जब पाकिस्तान हारा तो मैंने ये कहना शुरू किया कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल में, जो मुझे लग रहा है कर जाएगा, तो पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाएगा, ये इवेंट भी जीत जाएगा। सबने कहा ये कैसे पॉसिबल है, हम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। बट यू नेवर नो इन क्रिकेट। ये बड़ी जहाँ इंटरेस्टिंग गेम है, थोड़ी क्रूअल भी है। किसी दिन ये ऊपर लेके जाती है, नीचे, और बड़ी वेरिएशन है। लेकिन जो क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में बात करूँ कि जो पीक आपको मिलती है, जो मोमेंटम मिलता है, वंस यू आर इनटू इट, तो फिर आपके लिए आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। और आप देख लो कि हर गेम के अंदर आप पहले से इम्प्रूव करते चले जा रहे हो। आपने देखा नीदरलैंड के अगेंस्ट थोड़ा अच्छा खेले, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले, बांग्लादेश के। जैसे कि हम कल का मैच देखा और हेल्स एंड बटलर ने जिस तरह से ओपनिंग और एंड तक वही मैच को ले गए और फाइनल में पहुंच गए। अब बात हो रही है कि बाबर और रिजवान की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से सेमीफाइनल में नो डाउट बाबर चले, पहले मैच में वो चले और एक अच्छा स्कोर हुआ, अच्छे से मतलब मैच हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम इसी पेस में रहे तो क्या हम इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी बॉलिंग लाइनअप, जिस तरह मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इसको वर्ल्ड कप के अंदर जितनी भी टीम्स हैं, सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हमारी है। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारा कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह हम 175 180 कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमारी बॉलिंग लाइन के अंदर पूरी स्ट्रेंथ है कि हम इसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, उससे पहले डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चेस करने जाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए 150 155 तक, या इवन 160 तक भी मेरा ख्याल है चेजेबल टारगेट होगा। तो दोनों सिनेरियो में आपकी इंटेंट एक ही रखनी है। देखिए, आप करने की क्या चीज़ है, आपने सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया है। आपके सिर्फ ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बॉलिंग आपकी पहले ही बड़ी कॉम्पैक्ट नज़र आ रही थी, आपका मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा था, जिस पे 1 साल से हम बात कर रहे थे, सिर्फ ओपनर की स्ट्राइक रेट, और अब तो फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी। बट अब हमने देखा कि ग्रेजुअली उनकी फॉर्म भी अच्छा लगना शुरू होगी, उन्होंने रन्स भी तेज़ किए। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा एक कम्बो बन चुका है। ख़ास तौर पे हमारी जो मुझे नज़र आता है कि जो पूरी टीम को एलिवेट किया वो हारिस था। मोहम्मद हारिस ने जब से टीम में इंडक्शन हुई फ़खर की इंजरी के बाद, उस बच्चे ने आज 2 एक मैच में 11 गेंदों पे 28, फिर 16 पे 31, फिर लास्ट गेम में 30 किया। बट उसके हर रन ने पाकिस्तान को मैच जिताया। इस पोजीशन पे आया कि पाकिस्तान को उसके रन की ज़रूरत थी। कभी 8 रन पर रिक्वायर्ड था, कभी 7 थे, वट एवर द सिनेरियो इज़। बट उस लड़के ने जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक खेला और फेयरलेस क्रिकेट खेली। देखिए, यही प्लेयर आपके सक्सेसफुल होते हैं। जो यही है कि प्रेशर, जो अंडर प्रेशर आ गया वो मैच उस तरह से खेल नहीं सकते। तो प्रेशर को कंट्रोल करना, नफ्स को काबू में रखना, यही बहुत जरूरी है स्पेशली क्रिकेट में। अच्छा, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। जाहिद, क्या खबर है मेलबर्न से? आज प्रैक्टिस सेशन भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो क्या तैयारियां हो रही हैं फाइनल के लिए? देखिए, प्रैक्टिस सेशन तो खत्म है और मैथ्यू हेडन उन्होंने कहा है कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, हमारे ओपनिंग जोड़ी है, उसने कहा है कि एक गॉर्डन ग्रैनी तो दूसरा डेसमंड ग्रीन। फिर उन्होंने अपनी टीम की भी एक मिसाल दी कि जिस तरह मैं खेला करता था जस्टिन लैंगर के साथ, तो वो मिसाल उन्होंने दी कि रिजवान और बाबर की बहुत सलाहियत है कि वो किसी भी बॉलिंग लाइन को जो है वो अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, तबाह भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उनमें ये भी एलियत तेज भी खेल सकते हैं। लेकिन जो प्लानिंग होती है टीम की, वो उसी के मुताबिक खेलते हैं। तो तैयारियां तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत हार्ड उन्होंने प्रैक्टिस भी की। आज जो फील्डर्स को भी उन्होंने ट्रेनिंग कराई, लेकिन क्योंकि ग्राउंड गीला था, इतनी ज्यादा हार्ड वैसे जिस तरह की। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैथ्यू हेडन की भी अब हमें गूंज सुनाई देने लग पड़ी है। वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर एंड फेलियर इज ऑफन। तो ये भी वही बात होगी कि पहले हम उनको भी बहुत तनकीद उन पर कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है और क्या फायदा हुआ और वो सारी चीजें। तो अब उनकी भी गूंज जो है, उनका भी हमें किरदार अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो यहीं के रहायशी हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब एक दफा रफीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, इस बात पे जोर दिया था कि मैथ्यू हेडन को हमने सिर्फ एक साफी ने सवाल किया कि मैथ्यू हेडन को आपने क्यों लिया, तो उसके जवाब में रफीज राजा ने किया कि
क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए हमने उनको ऐसे मेंटोर टीम के साथ रखा है। वो पिच को रेड करेंगे और खिलाड़ी को बताएंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस देनी है, बॉलर्स को बताएंगे बॉलिंग करनी है, बैट्समैन को बताना है किस तरह की बैटिंग करनी है। इरफान, शॉर्ट कमेंट, पाकिस्तान के लिए क्या सूटेबल होगा, पहले बैटिंग करना, जो वेदर कंडीशंस हैं, या फिर बॉलिंग? देखें, जिस तरह का हमने देखा कि कंडीशन मेलबर्न के अंदर आपको पहले बैटिंग करें ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक। और 175 180 कर जाते हैं तो ये हमारी बॉलिंग के अंदर पूरी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, क्या हम इजीली कर सकते हैं। बट एक चीज़ माइंड में ज़रूर होगी, जिस तरह का क्लाइमेट चल रहा है, वेदर चल रहा है, पाकिस्तानी भी मेरा ख्याल है अब इसके बाद ये सोचेंगे जो कि वेदर इस कंडीशन के अंदर आप पहले चेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले 3-4 ओवर के अंदर उसका बेनिफिट लेना है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगी और चेज की तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें ज्वाइन किया न्यू पाकिस्तान ने। जाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जनाब इंशाल्लाह मंडे को ही होगी मुलाकात और तभी देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है कि ट्रॉफी घर लेकर आएगा। बहरहाल बेस्ट विशेस टू ग्रीन शर्ट्स। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अफसोसनाक जो इंसिडेंट हुआ कीनिया में, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कीनिया में होने वाला जो अंधोनाक कत्ल है उसकी गुत्थियां मजीद पेचीदा होती जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो निजी चैनल के मारूफ सहाफ़ी कामरान शाहिद ने जो इंकशाफात किए उसमें मामला काफ़ी संगीन और पेचीदा दिखाई दिया। कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में नाज़रीन ये दावा किया था और कुछ उन्होंने तस्वीर शेयर की थी अपने शो में, जिसमें अरशद शरीफ साहब पर मौत से पहले खौफनाक और बेईमाना तशद्दुद किया गया। अब ये मामला इस कदर उलझ गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। कीनिया जाने वाली जो पाकिस्तानी तहकीकाती टीम है उनके अरकान भी वापस आ चुके हैं, जिसके बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि अरशद शरीफ का केस शनाख्त का नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, प्रॉपर मनसूबा बंदी की गई और उसके बाद ये कत्ल हुआ है। अच्छा, कुछ बहुत अहम सवालात हैं जो कि सामने आ रहे हैं और उनका जवाब भी चाहिए कि कीनिया में अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो जब खानदान को, उनकी फैमिली को मौसूल हुई तो उस लिफाफे की एक तो सील मौजूद नहीं थी, दूसरा ये कि जो कागजात मिले उनको डॉक्यूमेंट्स थे वो भी नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स थे। और पाकिस्तान में नाज़रीन जो 8 रुकनी बोर्ड है उसने अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लवाहिक इनको नहीं दी गई। अब ऐसे शवाहिद तो बहरहाल मौजूद है अरशद शरीफ की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, उससे यही पता चल रहा है कि वो इंतहाई तकलीफ दे और मुश्किल वक्त होगा। हैरत अंगेज तौर पर सारा मामला ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। हर गुजरते दिन के साथ नई खबर सामने आ रही है, नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इस केस में नया मोड़ आ रहा है। मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा, अरशद शरीफ को, उनकी फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? अभी जो तशद्दुद के वाक़या हुआ, सारा जो ये इंकशाफ सामने आया, क्या आप इस पर कहेंगे? तो देखिए, काफी सारी बातें तो आपने बता दी हैं, उसमें जो बैकग्राउंड था, अब इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा इस किस्म के वाकयात से मैं नहीं समझता। तीसरे मुल्क में एक वाकया हुआ है और उस पे बहुत सारे सवालात उठ गए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे। वहां पे जो पोस्टमार्टम हुआ, फिर हमारी वहां पे सफीर साहिबा का जो किरदार था, उन्होंने क्योंकि जब बॉडी वहां से आ रही थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि उनको दिखाया गया होगा कि पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट में और जो बॉडी के अरशद शरीफ साहब की अपनी हालत थी वो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रिपोर्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं है। फिर यहाँ पे आके पता चला है, और ये सबको पता भी था जिन लोगों ने डेड बॉडी वसूल की थी। और अभी तो बड़ा मैं समझता हूँ गैर अखलाकी सा काम है जो ये तस्वीरें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मीडिया में रिलीज की गई हैं। और ये जिन लोगों को इससे दुख हुआ इस तमाम वाक़े से, उनके दुख में मजीद इजाफा हुआ, खास तौर पे उसके अपने घराने में। और इसलिए कि ये रिपोर्ट घराने के पास नहीं है बल्कि टीवी पे आ गई है। अब किसने ये रिलीज करवाई है, किसमें इतनी हिम्मत थी और ये क्यों किया, मकसद इसका क्या था, इस पे अभी सोच विचार हो रही है। लेकिन असल इंकशाफात तो ऑब्वियसली उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी होंगे जो पाकिस्तान में किया गया है। उनके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात मिले हैं उसने इस वाक़े को एक प्रॉपर ही एक नया मोड़ दे दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि कीनिया की पुलिस इस पूरे मामले में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है?
बज़ाहिर तो यही लगता है, और वह सहूलतकार ना भी हो तो मैं नहीं समझता कि कीनिया की पुलिस इस हद तक ताउन करेगी कि अपने ही उनकी कारकर्दगी पे एक हर्फ आ जाए। तो मैं नहीं समझता इतनी आसानी से वो ताउन करेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए बहरहाल कीनिया की पुलिस की बदनामी होगी अगर उनको इस तमाम कार्रवाई में शामिल किया गया था। तो उस वजह से मुश्किल होगा हकीकत हाल तक पहुँचने में, और अल्लाह करे कि इसके उकदा ये खुले कि इसमें कौन इन्वॉल्व था। यहाँ से जो हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ हिस्से या तस्वीरें जो जारी की गई हैं, उसके बाद अभी मामला और गंभीर हो गया है और ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला पाकिस्तान नहीं में है। कितने हाई प्रोफाइल केसेस हम इससे पहले पास्ट में देख चुके हैं, जिनके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए हैं। इस केस में आपको किसी किस्म की कोई उम्मीद है कि शफाफ इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी और हकाइक सामने लाए जाएंगे? अब जो अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा है, उन्होंने भी खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, तो लवाहिकीन फैमिली ऑब्वियसली इस वक्त शदीद इस्तराब में मुब्तला है। बहुत ही टॉर्चरिंग टाइम होगा उनके लिए, इस तरह की वीडियोस भी मंजर आम पर आना, रिपोर्ट मंजर आम पर आना। दुनिया भर में अक्सर हाई प्रोफाइल जो कत्ल हुए होते हैं उनका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो बड़ी मनसूबाबंदी के साथ किए जाते हैं और इस अंदाज में उन पे अमल दरामद होता है कि पीछे कोई फुटप्रिंट न छोड़ा जाए। तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इससे पता चल पाएगा कि ये काम किसने करवाया है। अच्छा इम्तियाज साहब, कल हमने एक शो देखा, सीनियर जर्नलिस्ट अपने शो में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि वकार वजीर दाखिला ने उनके शो में इंकशाफ किया है आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि वकार और खुर्रम ने कीनिया की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट और उनकी मदद से उन्होंने ये पूरा मर्डर किया, प्लान किया। आप इसके ताने बाने किस तरह से देख रहे हैं और आपको ये स्टेटमेंट, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया है, उनकी कोई इंफॉर्मेशन मैं नहीं समझता कि है कि जिसको आप कहें कि 100% दुरुस्त कह रहे हैं। उनका ये ख्याल है, उनका दावा है। अब ये तो मजीद तफ्तीश होने से ही पता चल पाएगा, क्योंकि उनका शुरू से एक एंगल रहा था। उन्होंने अपना मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात उन्होंने की थी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो निशाना बना के अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। और उसके बाद अब वो वकार और खुर्रम का नाम भी ले रहे हैं। उसमें उनके मोटिव, अल्लाह करे कि कोई मोटिव ना हो उनके, लेकिन ये तमाम मामला इतनी ये गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। अच्छा इम्तियाज साहब, अब अभी पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत हो रही है, तो ये एक बहुत ही क्या आप कहेंगे कि एक इतना बड़ा सानियान होनी हो गई और उसके ऊपर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सियासत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ तो हर मामले पे सियासत होती है, लाशों पे सियासत होती है, फायरिंग पे सियासत होती है, कत्ल पे सियासत होती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक बड़ा मुनाफिक, झूठ बोलने वाला मुआशरा है। ज़्यादातर लोग बेईमान हैं, अपना दाव लगाते हैं, जब उनको मौका मिलता है दूसरों को नीचा दिखाने का वो ऐसा काम ज़रूर करते हैं। जब उन्हें पैसा बनाने का मौका मिलता है पैसे ज़रूर बनाते हैं, जब उन्हें दूसरों को जलील करने का मौका मिलता है वो ये ज़रूर करते हैं। लिहाजा ये लुबे लुबाब है हमारे मुआशरे का, तो उसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो कुछ भी हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ अतराफ से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और बहुत ही जैसे जैसे गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, इस केस में नया ही मोड़ आता जा रहा है। बहरहाल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो हकायक हैं वो लाजमी तौर पर सामने आने चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अफवाहें, कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं जिनकी बाकायदा तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन ताने बाने कुछ मिल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की दुनिया का जो मकबूल तरीन और अगर ग्लैमरस जोड़ी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की हम बात कर रहे हैं। और ये जोड़ी की अलहदगी की खबरें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अब गर्दिश कर रही हैं। भारतीय मीडिया ने भी दावा किया है कि बाकायदा इस कपल की अलहदगी हो चुकी है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऐलान अभी होना बाकी है। और इसके अलावा जो खलीजी अखबार है उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया है। सानिया और शोएब मलिक ने अपने तौर पर ऐसी कोई तस्दीक नहीं की है, मगर सानिया मिर्जा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, वहां पर ऐसी कुछ बातें हमें इस वक्त मिल रही हैं, ऐसे कुछ हिंट्स मिल रहे हैं जिनसे
शको शुबहात जन्म ले रहे हैं। तो अगर कुछ है जिसकी पर्दादारी है, अब जो मतलब ऑब्वियसली जो स्टेटस और हमें बाकी चीजें नजर आ रही हैं, बहरहाल अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। एक आई थिंक एक बहुत ही पावर कपल है, बहुत ही स्ट्रांग कपल है और कोई भी नहीं चाहेगा कि ये कपल अपनी राहें जुदा करे। और मामलात शादी में खराब होते हैं लेकिन सुलह भी हो जाती है। सो सानिया और शोएब की शादी भारत, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस शादी को बड़ी मकबूलियत मिली है और बड़ा प्यार मिला है, दोनों मुल्कों से बड़ा प्यार मिला है। पाकिस्तान में सानिया के बहुत सारे फैंस हैं और बतौर भाभी भी उनको हमेशा से पाकिस्तानियों ने पसंद किया है। लास्ट टाइम वो पाकिस्तान आई भी थी तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडियाज पर उनके इंटरव्यूज हुए थे, तो बड़ा एक हैपनिंग, एक बड़ा ही खूबसूरत ये कपल रहा है। तो हम सानिया से भी यही कहेंगे कि अगर शोएब से कोई गलती हो गई है या अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो वो गलत फहमी दूर हो सकती है, और अगर सानिया की कोई गलती है तो उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है। तो बहरहाल अवामी राय यही है, हम भी यही कहेंगे कि ये बहुत ही प्यारा कपल है, तो अलहदा हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। ढेरों दुआएं हैं इस कपल के लिए और इसके साथ ही बढ़ेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो अब ज़रा कुछ बात करते हैं हम फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग के हवाले से। वैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो नाज़रीन, पाकिस्तान में तो लोग अभी अपने घर के अखराजात चलाने से ही परेशान हैं, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने तो अपनी कंपनी चलाने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो शदीद जहद कर रहे हैं, सर जोड़ कर बैठ गए हैं। कंपनी मेटावर्स टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दी तो मुलाजमीन की ही शामत आ गई और फेसबुक ने 37,314 मुलाजमीन से 11,000 मुलाजमीन यानी कि जो 13% मुलाजमीन है उनको निकालने का ऐलान कर दिया। मेटा कंपनी की जो 18 साल तारीख है उसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये बरतरफियां हुई हैं और इसके अलावा ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट समेत जो दीगर अहम कंपनीज हैं वहां से भी मुलाजमीन की जो बरतरफियों का एक तसलसल है वो हम इस वक्त देख रहे हैं। ओवरऑल हजारों अफराद को उनकी मुलाजमत से निकाल दिया गया। अगर देखा जाए तो आलमी वबा कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़े पैमाने पर वसअत मिली थी, पर अब जो बढ़ती हुई महंगाई और तेजी से बढ़ते हुए जो शराय सूद है उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन कंपनीज को। और मार्क ज़करबर्ग ने मुलाजमीन के नाम एक पैगाम भी जारी किया है कि ना सिर्फ ऑनलाइन तिजारत पहले के रुझानात पर वापस आ गई है बल्कि मुआशी बदहाली, मुसाबकत में इजाफा और इश्तहारात के नुकसान ने हमारी आमदनी तवक्को से जायद कम कर दी है। तो जनाब, अब जब मेटा कंपनी खसारे का शिकार है तो सोचिए इसको रायर्स पर आम आदमी कितना परेशान होगा। लेट मी शेयर यू कि जो मार्क ज़करबर्ग हैं वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में इनका शुमार होता था और कुछ बिलियंस का नुकसान हुआ है, तो ये कितने परेशान हो गए हैं। तो ऐसे में आम आदमी जो है, आप सोचें इस महंगाई में उसका गुजर आई एम श्योर कि इट मस्ट बी वेरी वेरी हार्ड। प्रोग्राम में अब हम बढ़ते हैं आगे और आपकी हेल्थ के हवाले से खासकर ये सेगमेंट डिज़ाइन किया। अच्छा नाज़रीन, अब सर्दियों की आमद है। सुबह के टाइम जब आज मैं भी घर से ऑफिस के लिए निकली तो ठंडा मौसम महसूस हुआ और ठंड लग रही थी। अच्छा, जहाँ पर ठंडा मौसम आता है और हम इस विंटर्स को एंजॉय करते हैं, वहीं पर दूसरी एक तकलीफ या दिक्कत ये होती है कि जो पुरानी दर्दें होती हैं वो भी इंसान को परेशान या तंग करना शुरू हो जाती हैं। तो आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, खासकर पेन मैनेजमेंट के हवाले से। डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट इन स्टूडियो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो जब सर्दियाँ आती हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा नॉर्मल होता है एवरी ईयर विंटर्स में मुख्तलिफ पेन, जो कभी चोट लगी पुरानी हो ख्वाह कितनी, तो वो तकालीफ महसूस होना शुरू हो जाती हैं और शिद्दत के साथ महसूस होती हैं। तो ऐसे ही सर्दियों में होती है कि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद जो पुरानी दर्दें, पुराने मसल डॉक्टर साहब, आपसे हम दोबारा भी मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। तकनीकी वजूहात की बिना पर डॉक्टर साहब को अभी हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन ऑब्वियसली इनके जो एनालिसिस हैं और जो इनके टिप्स हैं वो आज हम लाजमी तौर पर आप तक शेयर करेंगे। अच्छा, जो ख़वातीन हैं, ख़ासकर जो बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको जो जोड़ों का दर्द होता है, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनका वज़न भी ज़्यादा होता है, उनको भी ज़्यादा तकलीफ़ हम देखते हैं कि उसका सामना करना पड़ता है, ख़ासकर नमाज पढ़ते हुए या उठते बैठते हुए। कोई
वजनी चीज़ उठाते हुए तकलीफ या दिक्कत होती है। तो आज हम मुख्तलिफ इसी हवाले से बात करेंगे। अच्छा, फिर कमर का जो दर्द है, कमर की पेन है, उसमें भी अक्सर लोगों को लोअर बैक पेन का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीज़ें जो है हम जानते हैं। मसल पेन का फिर एक सामना करना पड़ता है। तो अक्सर लोगों के डॉक्टर साहब जो शोल्डर है वो भी फ्रोजन रहते हैं, फिर कमर दर्द हो गए, घुटने दर्द हो गए, जोड़ों का दर्द हो गया। ये वो सारी मेरे ख्याल से कॉमन पेन या तकलीफ है जिसका यूजली लोगों को सामना करना पड़ता है। यही है कि मौसम जब चेंज होता है तो पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से। जो पुरानी कभी किसी मसल में इंजरी हुई हुई है वो सारी की सारी सामने आ जाएगी और वो दर्दें शुरू हो जाएंगी। या ये समझ लें कि इस मौसम में दर्दें महसूस ज़्यादा होती हैं। गर्मियों में दर्दें महसूस कम होती हैं और सर्दियों में दर्दें महसूस ज़्यादा होती हैं। मतलब इसकी रीज़न क्या है कि ठंड होती है, हम उस तरह से केयर नहीं कर रहे होती है, बॉडी को गर्माइश चाहिए होती है? बॉडी को एक तो गर्माइश चाहिए होती है। जब सर्दी में मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, मसल जब खिंचते हैं ना, जब वो खिंचेंगे तो पेन करेंगे। और गर्मियों में वो चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है तो मसल्स रिलैक्स रहते हैं, जिससे पेन कम होती है। अब जैसे मिसाल देता हूँ, हमारे पास 5 टाइम्स ज़्यादा ख़वातीन आती हैं पट्ठों की दर्दों के साथ इस मौसम में। अच्छा, मसल पेन में। अच्छा, इस मसल पेन को हम कहते हैं फाइब्रोमियल्जिया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ये दर्द किसी अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, ब्लड के टेस्ट में, किसी चीज़ में भी नहीं आती। अच्छा। लेकिन खातून जो होगी घर की, वो यही कहेगी कि मेरे कमर में, खासतौर पे गर्दन के नीचे, दोनों शोल्डर्स के दरमियान और कमर के निचले हिस्से में दर्दें होती हैं। डॉक्टर, इसकी वजह क्या है कि बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है इस वजह से, या कोई और मुख्तलिफ फैक्टर्स या रीजंस हैं? जी, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब चूँकि ये किसी चीज़ में टेस्ट में आती नहीं है तो जो घर के सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि तुम तो ड्रामे करती हो, तुम्हें तो है ही कुछ नहीं। वेरी बैड। लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग वहाँ पे उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, और मोस्टली ये सिर्फ घर के छोटे छोटे टोटकों से ट्रीट हो जाती है। इफ़ नॉट देन हमारे पास एक वो, उसको हम कहते हैं मसल के अंदर ना छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, उसको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, नॉट्स बन जाते हैं। उस नॉट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं और दिनों में बंदा ठीक हो जाता है। और लेकिन वो ये आपने मेक श्योर करना है कि अनाड़ी से आपने मसाज नहीं करवानी है, या उसको अक्सर नहीं, मसाज नहीं। डॉक्टर फिर कैसे घर पे कैसे उसको ट्रीट करेंगे? जी, मसाज नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे अक्सर 90% ख़वातीन में ने कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये आलम हो गया कि लोगों पे खाने और सोने का टाइम भी फिक्स नहीं है। Correct. जब आप रेस्ट नहीं करेंगे, जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी। डॉक्टर, नींद पर आना है, लेकिन आपने बोला मसाज नहीं, एंड यू फोकस्ड ऑन दैट। लेकिन यूजुअली जब हमें पट्ठों की तकलीफ होती है तो हम तो सबसे पहले घर में बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि तेल को थोड़ा सा गर्म करो और इसकी मालिश करो और अच्छे से मसाज करो। तो व्हाई नॉट? मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था ना, वो 2 ट्रीटमेंट के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज डाइट। जब आप अपनी डाइट और खाने और सोने को ठीक करें, अपने आप के जो पोस्चर है बैठने का उसको ठीक करें, और उसके बाद सेकंड पार्ट, यस, घर में आप मसाज कर सकते हैं। मसाज से मुराद में कुछ और कोई जो हमारे कायरोप्रैक्टर्स और बाकी लोग हैं उनकी बारी बाद में आती है। अच्छा, उसमें तो पहले हम उसको घर में ठीक कर सकते हैं ना। जो चीज़ आप घर में ठीक हो जाएगी उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारा कुछ कर लिया और फिर वो ठीक नहीं होती तो फिर उसके बाद हमारे पास, हम जो पेन मैनेजमेंट वाले हैं उनके पास भी छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं। हम एक इंसुलिन की सिरिंज लेके उस जो गांठ होती है या नॉट होती है उसके अंदर वो ट्रीटमेंट इंजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, वो लोग अक्सर इंजेक्शन से बहुत डर जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपके पास तो आ गए लेकिन डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाइएगा। तो जरा वो खौफ क्यों है, और वो कितना रिलीफ देता है या कितना ज़रूरी होता है समटाइम, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए, इंजेक्शन हम खुद भी नहीं चाहते किसी को लगाया जाए। लेकिन जब आप सारा कुछ कर चुके हो एंड स्टिल यू आर इन पेन, तो जैसे कि आप 24 घंटे पेन में हैं और इंजेक्शन किस चीज़ का लगता है, इंसुलिन की जगह लगती देखिए किसी को, उसकी इतनी सी नीडल होती है, उस नीडल के साथ। ठीक है। अच्छा, ये हम तब करवाएंगे जब पेन इज क्रॉनिक। पेन इज क्रॉनिक एंड इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। आपने घर में अपनी खुराक भी ठीक कर ली, नींद बेहतर कर ली, मसाज भी कर लिया, दवाइयाँ भी खा ली, लगा भी ली, जब ये काफ़ी स्टेप आगे आ गई उसके बाद। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो आजकल की दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, बच्चे हमारे जो मोबाइल पे काम करते रहते हैं, किसी को गर्दन की दर्द शुरू हो जाएगी, किसी को कमर की दर्द शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैं सिर्फ ये कहता ही हूँ कि खामखा दवाइयाँ ना खाएं, सिर्फ अपने आप पोस्चर को ही ठीक कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपने दवाइयों का जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना। डॉक्टर साहब, बड़ी कॉमन मैं समझती हूँ कि या तो इसको आदत कह लें, हैबिट कह लें, या रूटीन कह लें
कि सर में दर्द हुई, कमर में दर्द हुई, पैर में दर्द हुई, आज ज़्यादा दफ्तर में काम कर लिया, आज ज़्यादा घर में काम कर लिया, चलो जी एक हमारी खास एक पेन किलर है जो कि बड़ी कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं घर में, उसके पत्ते पड़े होते हैं, अवेलेबल होते हैं बच्चों बड़ों के पास, और हम यही कहते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है, तो उसका ऑन डेली बेसिस इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है इवेंचुअली? किसी भी चीज़ का अनड्यू इस्तेमाल जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये जो आप दवाई का आप जिक्र कर रहे हैं ये मैदे को नुकसान दे सकती है। अल्टीमेटली पेशेंट्स हमारे पास मैदे की ब्लीडिंग के साथ आते हैं, तो यानी उसमें अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं। और रीज़न क्या है कि वो पेन किलर यूज़ की जा रही है? पेन किलर एक्सेसिव यूज़। देखिए, और पेन किलर हमारा मशवरा ये होता है कि जो भी आप पेन किलर यूज़ करें कोशिश करें कि उसको खाली पेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर जो ऐसे जूसेस और होते हैं स्टमक के अंदर जो नुकसान दे सकते हैं स्टमक की उस कवरिंग को जो उसको प्रोटेक्ट करती है, सो दैट कैन कॉज पेन। सो अपनी डॉक्टरी जो है ना वो कोशिश करें कि वो कम से कम करें और खुद दवाइयाँ एक हद से ज़्यादा खाने से गुरेज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल और हमारी जो हैबिट्स हैं वो कितना असरअंदाज होती हैं? यूजुअली अगर नींद बहुत सारे लोगों की पूरी नहीं हो रही होती, दे आर स्लीपलेस, तो हम देखते हैं कि बॉडी में थकावट या मसल का पुल हो जाना वो बड़ा एक नॉर्मल हो जाता है। सो नींद कितनी ज़रूरी है हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए? आपने थकावट और मसल का पुल होने का तो जिक्र किया, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ का जिक्र ही आपने नहीं किया, दैट इज़ टेम्पर वेरिएशंस। बंदा झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, अगले दिन सारे दिन लड़ाइयाँ ही करता रहता है। सो यू नीड टू बी रिलैक्स, जब आपकी नींद पूरी होनी ज़रूरी है। अच्छा, नींद के बारे में जो आजकल के जो हालात है उसमें हम इस बात के कायल हैं कि बजाय इसके आप नींद की क्वांटिटी को देखें, आप नींद की क्वालिटी को देख लें। अगर आपकी नींद 4 घंटे भी ठीक है तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। और ठीक नींद से मुराद क्या है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन इस किस्म की चीज़ें पास नहीं होनी चाहिए। आपकी नींद अच्छी ऐसी एनवायरनमेंट में हो जैसे भी अल्लाह ने आपको हालात दिए हैं, आपकी नींद ठीक होगी तो आप सुबह रिलैक्स उठेंगे, दर्दें कम होंगी। लेकिन दर्दों के इलाज मौजूद हैं, अपने इलाज एक हद से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, और उसके बाद जब अब इलाज आपके पास है देन यू कैन गेट बेटर। डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ इन स्टूडियोज थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप भी चिड़चिड़ेपन का रहे हैं या आपको भी एंजाइटी हो रही, तो देखिए लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन का हमेशा मार्जिन होता है, उसको बेहतर करने की, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद भी अगर कोई पेन क्रॉनिक हो जाती है देन यू मस्ट हैव टू गो और विजिट टू अ डॉक्टर। इसके साथ ही बढ़ेंगे हम ब्रेक की जानिब, साथ रहिएगा, स्टे विद अस। लास्ट वारे का इवेंट था, वी हैड ऑलमोस्ट 90 डिज़ाइनर्स अंडर वन रूफ। तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा गया है। हमारी फुटफॉल अराउंड मेरा ख्याल है 5K तक तो होगी और हम इसको और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर होते तो आई गेस कि थोड़े से और हमारी अच्छी फुटफॉल होती, और लेकिन ये कि बहुत अच्छा गया है। आप सारे डिज़ाइनर्स आप लोगों ने देख लिए हैं और ये हम एवरी 3 मंथ्स करते हैं। मेरा नाम अलवीना शहजाद है और मैं कराची से आई हूँ। हमारे पास गोल्ड एंड रोडियम प्लेटेड में होती है जो हमारी खुद की कस्टमाइजेशन है। इसके अलावा हमारे पास इटालियन, टर्किश में भी सब सिल्वर ज्वेलरी होती है, वो इम्पोर्टेड होती है बाहर से। और माशाल्लाह रिस्पांस के लिहाज से सुबह से बहुत अच्छा फुटफॉल है और हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉल पे हमारे। और इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। डिफरेंट डिज़ाइनर्स आर हियर विद देयर हार्ड वर्क और सबकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हमारा ये पहला ईयर है कि हमने अपना एक फ़ैशन ब्रांड शुरू किया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस लास्ट सॉरे की तरह की जब एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आज भी हमारी कुछ साड़ियाँ, हमारी कुछ जो अभी आपको पता ही है शादियाँ आ रही हैं, काफ़ी फेस्टिव वेयर जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट कलर्स की रेंजेस हैं। इवेंट बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, हर किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। फीमेल्स और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी एक्टिविटी एक की है और इंडोर की आजकल के मौसम के मुताबिक भी तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारा सारा हाथ का काम है
और ये ऑर्गेन्जा में हम लोगों के दुपट्टास हैं जो इसमें काफ़ी हिट गए हैं आज की एग्जीबिशन में। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, मैंने इनका पहले भी अटेंड किया था और आज वाला भी इट लुक्स लाइक अ ग्रेट सक्सेस। सुबह से हम देख रहे हैं फेज 6 वाले रश आ रहा है और जा रहा है। तो एंड फॉर लेडीज इट्स अमेजिंग, द वंस हु आर डूइंग देयर ओन स्मॉल बिजनेसेस लाइक ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, दे शुड डेफिनेटली इंडल्ज इन दिस। आएँ और इसमें पार्ट लें और वाकई बहुत अच्छा आउटकम लगा है। दिस इज़ नीलूफर शाहिद। दिस इज़ सच एन हैपनिंग इवेंट। यहाँ पे तो लगता है सारा क्या कहूँ पाकिस्तान का टैलेंट आया हुआ है और माशाल्लाह बहुत ख़रीदारी हो रही है, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है माशाल्लाह। आपने ये रिपोर्ट देखी, बड़ी ज़बरदस्त पैकेज था। लाहौर में नित नए फैशंस और कपड़े और मौसम सरमा अब चूँकि आ चुका है तो नई कलेक्शन ऑब्वियसली ख़वातीन को चाहिए होती है, लेकिन डिज़ाइनर हजरात से यही कहूँगी कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी ज़रा इतनी रखें कि जो आम शख्स है वो भी ये ख़रीद सके, क्योंकि शौक़ तो जनाब हर एक की होते हैं और हर खातून ही अच्छा दिखना चाहती है। अच्छा जी, अब आपके साथ शेयर करते हैं इन प्रोग्राम आज की वायरल वीडियो। जनाब ज़रा वीडियो प्ले करें और आपको दिखाते हैं नन्हा बच्चा फुल ऑफ टैलेंट है। वैसे तो संडे को हम मेलबर्न में देखेंगे ही बाबर आजम के, रिजवान के शॉट्स, उनके स्ट्रोक्स, शिशान को, हारिस को बल्ला चलाते हुए रन उगलते हुए, लेकिन ये जो नन्हा खिलाड़ी है जो कि तैयार हो रहा है और होगा इन फ्यूचर, इसके भी शॉट्स किसी से कम नहीं है। और आप देखें कि हर तरह की गेंद का ही नोज कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और जनाब गेंद को किस तरह हवा में उछाल रहा है। तो मेरे ख्याल से कि फ्यूचर बाबर आजम हमारे पास रेडी हो रहे हैं और बहुत कम उम्र है इस बच्चे की। तो बहरहाल ये तो थी नाजरीन आज की वायरल वीडियो। आई होप सो आपको भी पसंद आई होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। हैव अ ग्रेट वीकेंड और इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे मुलाकात विद अ गुड न्यूज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।